नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हम इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट क्लास 12th स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपसे क्लास 12th की क्लासेस स्टार्ट होगी। आपके बोर्ड एग्जाम्स भी है, बहुत ही नजदीक है। जिन बच्चों के एग्जाम्स नजदीक है, यानी कि जो अब की बार क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम देंगे, वो जो कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़े। बाकी जो अब की बार क्लास 12th में आएगी वो नोट्स बनाकर तरीके से तैयारी करें। ठीक है, दोनों के लिए हेल्पफुल है। क्लास 11th के लिए भी हेल्पफुल है, क्लास 12th के लिए भी हेल्पफुल है। और कॉमर्स वाले बच्चे जो है, कॉमर्स वालों के लिए मैं बता रहा हूं, आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है क्लास 11th में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में, दोनों की दोनों पेड वर्जन रहेगी। बाकी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट मेरी तरफ से आपको फ्री प्रोवाइड होगा, नोट्स वगैरह और सारी चीजें फ्री प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ध्यान दो, हम अपना स्टार्टिंग का पहला चैप्टर जो है स्टार्ट करें, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द रिव्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। उसकी अगर बात करें, यानी कि आजादी के समय हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, यानी कि वो डेवलप थी या फिर बेकार थी, कैसी थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह। और यहाँ पे बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के समय इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। और इकोनॉमी में आपको पता है तीन सेक्टर मेन होते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। इन तीनों की हालत क्या थी उस टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्टर की हालत क्या थी, क्या कंडीशन थी प्राइमरी सेक्टर की, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत किया था एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर और मिनरल किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत सारे पॉइंट हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, कैसी कंडीशंस थी। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर फर्स्ट है लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पे बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, प्रोडक्शन भी बहुत कम था और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा कम थी। सर कितनी थी? अगर बात करें यहाँ पे, तो वीट की जो, यानी कि अनाज की जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी 1947 में, वीट की प्रोडक्टिविटी 610 केजी पर हेक्टेयर थी। और अगर बात करें अब 2019-20 के अंदर, तो यही बढ़ गया, कितनी हुई? 3249 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, यानी कि कितना गुना बढ़ी। उसके बाद अगर बात करें ये देखो, लगभग लगभग 5 गुना अधिक। ठीक है, उसके बाद राइस की अगर बात करें, चावल की अगर बात करें, तो उस टाइम पे यानी कि 1947 आजादी के समय चावल की प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और आज के टाइम में बढ़कर कितनी ज्यादा होगी? 2750 किलोग्राम पर हेक्टेयर होगी। ठीक है, तो यानी कि कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, और उस टाइम पे कितनी कम थी। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन कितना था सर उस टाइम। तो प्रोडक्शन की बात करें तो 1947 में अगर हम वीट के प्रोडक्शन की बात करें, तो वीट का प्रोडक्शन कितना? 64 किलोग्राम पर हेक्टेयर था। और जो कि 2019-20 में कितना बढ़ा? 1187 किलोग्राम पर हेक्टेयर बढ़ा। ठीक है, प्रोडक्शन भी काफी बढ़ा। उसके बाद अगर बात करें राइस के प्रोडक्शन की, तो राइस का प्रोडक्शन 1947 में कितना था? तो राइस का प्रोडक्शन था 220 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो कि बढ़ के 2019-20 में कितना हो गया? 1403 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये रेशो है, यानी कि आंकड़े वगैरह है। अगर हम आंकड़े याद रखेंगे, थोड़े से अगर आंकड़े याद रखें, तो बोर्ड के हिसाब से काफी हेल्पफुल होता है। आप अपने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो अगर आपके पास थोड़े से भी रेशियो है, कुछ रेशियो वगैरह याद है, आपके कुछ आंकड़े वगैरह याद है, और रखने भी चाहिए, थोड़े बहुत तो रखने चाहिए आपको भी। ठीक, उसके बाद है दूसरा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है कुछ भी निश्चित नहीं था उस टाइम पे, यानी कि कोई भी चीजें फिक्स नहीं थी, कोई मार्केट वगैरह फिक्स नहीं था, कुछ खेती वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी फिक्स नहीं था। ठीक है, यानी कि सोसाइटीज भी नहीं थी, और फर्टिलाइजर केमिकल्स वगैरह भी नहीं थे, पेस्टिसाइड्स भी नहीं थी। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कोई भी सुविधा उस टाइम पर नहीं थी। ठीक है, ये उसके बाद आता है डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्भर कृषि। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि का मतलब होता है एक केवल और केवल, यानी कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर का जो यूज होता था केवल और केवल उतना ही होता था ताकि लोग बाग सर्वाइव कर सके, लेकिन यानी कि केवल और केवल जी सके। वे लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन नहीं करते थे। उनका मतलब था खेती करना, और खेती कितनी करते थे? केवल और केवल उतनी ही करते थे जिससे अपनी रोजी रोटी चल सके, यानी कि दो दो पेट भरपूर खाना मिल जा, बस उतना ही। ठीक है, मतलब इतना भी नहीं भाई, लोग बाग उस टाइम पे इतनी कम खेती करते थे, इतना कम प्रोडक्शन होता था कि 2 वक्त की रोटी मिलती थी उन्हें, इससे ज्यादा नहीं कुछ भी। तो यानी कि यहां लिखा है डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। लोग बाग जीवन निर्वाह कृषि करते थे, यानी कि बस जीने के लिए कृषि करते थे कि यार अपना बस 2 टाइम का खाने का पूरी पूरत हो जाए, उसके बाद में फिर
छोटो, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो पूरी साल के लिए 4 या 5 फैमिली के लिए कम से कम 7 या 8 क्विंटल अनाज की आवश्यकता होती है, और लोग बाग उतना ही उस टाइम पर प्रोडक्शन करते थे। एग्रीकल्चर उतनी ही करते थे कि एक साल के अंदर कम से कम 6 या 7 क्विंटल अनाज हो जाए, उसमें पूरी साल का खर्च चल जाए। तो यानी कि वो एग्रीकल्चर जो केवल जीने के लिए की जाती है, केवल और केवल सर्वाइव करने के लिए की जाती है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। क्लियर मेरे भाई? अब डाउट नहीं आना सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है। सब्सटेंस आपने देखा उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में जब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के शहरों के अंदर जाते हैं तो वहां लोग बाग रूफ फार्मिंग करते हैं, यानी कि छतों के ऊपर मिट्टी वगैरह इकट्ठी करके उसमें फार्मिंग करते हैं। उसको बोलते हैं क्या? सब्सटेंस फार्मिंग। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि। वो लोग अपनी छत को यूटिलाइज करते हैं और उसी छत पे सब्जियां वगैरह लगाते हैं और उन्हीं को अपनी यूज में लेते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस फार्मिंग यानी कि जीने के लिए खेती की जाती है। उसके बाद आता है गल्फ। पॉइंट 4 है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोइल एंड टीलर्स ऑफ द सोइल। ओनर, गल्फ का मतलब होता है एक रिलेशन। गल्फ का मींस होता है एक रिलेशन, और रिलेशन किसके बीच? ओनर्स ऑफ द सोइल, यानी कि जमीन के मालिक, और टीलर्स ऑफ द सोइल, जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के बीच, ठीक है भाई। ओनर्स क्या होते हैं भाई? लैंड के ओनर हो गए। लैंड के ओनर कौन होंगे? जिनकी जमीन होगी, यानी कि जमींदार लोग। जमींदारों को क्या कहा जाता था? ओनर्स ऑफ द सोइल। और अगर टीलर्स ऑफ द सोइल की बात करें तो टीलर्स कौन होता है? टीलर। टीलर क्या होता है? ट्रैक्टर के पीछे जो जुड़ता है ना, टीलर। टीलर से हम खेती वगैरह जोतते हैं। तो अब मैंने कहा ना कि टीलर्स ऑफ द सोइल वो लोग होते थे जो खेतों में काम करते थे, ठीक है, फावड़ा वगैरह चलाते थे, ठीक है। जैसे कि मजदूर जो होते हैं खेत में काम करने वाले, उनको बोला जाता है टीलर्स ऑफ द सोइल। और ओनर्स ऑफ द सोइल जो जमीन के मालिक होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन था उसको बोलते हैं गल्फ बिटवीन, ठीक है, गल्फ बोलते हैं उसको। तो गल्फ किसको बोलते हैं? टीलर्स ऑफ द सोइल और ओनर्स ऑफ द सोइल के बीच में जो रिलेशन था उसको बोलते हैं गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड सोइल एंड टीलर्स एंड सोइल। अब ये रिलेशन कैसा था मैं बता दूं आपको कि जो ओनर्स ऑफ द सोइल थे, यानी कि जमींदार जो लोग थे, जमींदार लोग काफी जमीन रखते थे अपने पास में, और उन जमीनों पर वर्कर्स काम करते थे। और तब जब वर्कर काम करते थे तो वर्कर जब काम करेंगे तो भाई साहब प्रोडक्शन भी होगा। तो जब खेती कंप्लीट हो जाती थी, टाइमिंग कंप्लीट हो जाता था, तो सारा का सारा जितना भी जो भी प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन जितना भी उत्पादन हुआ टोटल, यानी कि गेहूं बो दिए, और गेहूं को जब कटाई का नंबर आया तो गेहूं काटने के बाद में जमींदारों के यहाँ चले गया, और जमींदार उसमें से केवल और केवल सम, यानी कि बहुत ही कम, यानी कि 2-3% ही उन वर्कर्स को देते थे, ताकि वो अपना 2 टाइम का खाना पीना कर ले और अपना जीवित रहे। इतना कम भी नहीं देते थे कि उनकी पूरी मतलब उनकी पूर्ति भी ना हो, और इतना ज्यादा भी नहीं देते थे कि यानी कि वो उन्हें ज्यादा चले जाओ, यानी कि केवल और केवल सर्वाइव करने के लिए देते। और बाकी जो था वो जमींदार लोग अपने पास रखते थे, उसको फिर वो सेल करते थे, ठीक है। और जमींदार भी ऐसा नहीं कि जमींदार अपने हिसाब से चलता था, जमींदारों को भी टैक्स वगैरह पे करना पड़ा था। जमींदार लोग क्या करते थे? ए सम अमाउंट ऑफ, ठीक है, यानी कि वो छोटा सा अमाउंट किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करते थे। तो जमींदार लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करते थे, और फिर जमींदार लोग किसको? जमींदार लोग मजदूरों को भी थोड़ा बहुत देते थे, और जो बाकी बच गया वो एक्सपेंडिचर यानी कि अपने खर्च वगैरह में उसको यूज कर देते थे, ठीक है। तो यानी कि जमीन के लिए जब इतना पैसा था, भाई सपोज करो एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, जमींदार है, जमींदार के पास में 100 बीघे जमीन है। इस 100 बीघे में जो प्रोडक्शन हुआ, जो टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ? 10 क्विंटल का। तो 10 क्विंटल गेहूं में इनमें से 1 क्विंटल तो किसको दे दिया? वर्कर्स को दे दिया। 1 क्विंटल गेहूं वर्कर्स को दे दिया, बाकी कितना बचा? अब बचा 9 क्विंटल। तो 9 क्विंटल किसके पास रहेगा? 9 क्विंटल रहेगा जमींदारों के पास, ठीक है भाई, जमींदारों के पास। और इस 9 क्विंटल मतलब 3 क्विंटल किसके पास चलेगा? 9 क्विंटल मतलब 3 क्विंटल चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो यानी कि 9 में से 3 गए 6 क्विंटल। तो 6 क्विंटल जो गेहूं बचा वो जमींदारों के यहाँ रहता था, इसलिए जमींदार लोग जो थे ओनर्स ऑफ द सोइल कहलाते थे। तो यानी कि जमींदार ऐसा भी नहीं कि वर्कर्स को देते नहीं थे, वर्कर्स को भी देते थे, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं देते थे और ना ज्यादा कम देते थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो जो वर्कर्स और ओनर्स के बीच में जो रिलेशन था उसको बोला जाता है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोइल एंड टीलर्स ऑफ द सोइल। अब समझ गए होंगे हिस्ट्री के इस चैप्टर में, जब हिस्ट्री का चैप्टर आएगा उस चैप्टर में है एक्सप्लेन जमींदार कौन लोग होते हैं। जमींदारों की जमीन खुद की नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को जो जमीन थी वो प्रोवाइड करवाती थी। जमींदारों की अपनी खुद की जमीन नहीं थी, ठीक है, और उस जमीन को भी बटाई पर दिया जाता था, कई अलग अलग लोगों को पार्ट बनाकर उसमें भी अलग अलग पार्ट पढ़ाए जाते थे। वो सब कुछ हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल इतना कि खेती के जो मालिक होते थे और वर्कर्स जो होते थे उनके बीच के संबंध को, उनके बीच के रिलेशन को गल्फ नाम दिया गया, ठीक है, गल्फ।
उसके बाद स्मॉल एंड फ्रेगमेंटल होल्डिंग्स। अब पांचवा पॉइंट आपका स्मॉल एंड फ्रेगमेंटल होल्डिंग्स, यानी कि स्मॉल का मतलब छोटे और फ्रेगमेंटल होल्डिंग का मतलब टुकड़ों में बिखरे हुए, ठीक है। तो यानी कि जो खेत थे उस टाइम पे, जो खेत थे उस टाइम पे वो छोटे छोटे खेत थे, यानी कि छोटे छोटे फील्ड थे, और उसके बाद में वो अलग अलग थे, सेपरेटेड थे, एक यहाँ एक दूसरे गांव के नजदीक, एक तीसरे गांव के नजदीक, ऐसे था। तो इसमें देखो क्या होगा, एक अगर एक आदमी का खेत एक ही जगह हो, अगर एक आदमी का खेत एक ही जगह हो तो क्या करेगा, आदमी वहां सुबह से लेकर शाम तक काम कर सकते हैं, अपना घर भी बना सकते हैं, वहां पे देखभाल भी कर सकता है सारा दिन। लेकिन अगर एक आदमी के खेत, एक तो छोटे छोटे खेत, और छोटे छोटे खेत भी टुकड़ों में बटे हुए हो, अलग अलग हो सारे के सारे, तो यानी कि एक साथ वो सभी को तो निगाह नहीं रख सकता, जब सभी पर निगाह नहीं रखेगा और सभी पे एक साथ काम भी नहीं हो सकता, तो इससे भी प्रोडक्शन लेवल काफी लो हुआ। यानी कि ये जब जमीन टुकड़ों में बटी हुई थी और अलग अलग थी, तो यहां से भी एक साथ काम नहीं हुआ, जब काम ज्यादा नहीं हुआ, मेहनत ज्यादा नहीं हुई, तो प्रोडक्शन लेवल डाउन हुआ, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है। चकबंदी आई थी फिर बाद में, वो अलग चीज है। उसके बाद में देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है भूमि राजस्व। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश लोग होते थे उस टाइम पे वो लैंड रेवेन्यू वसूला करते थे। लैंड रेवेन्यू का मतलब राजस्व, राजस्व का मतलब हम पहले है ना, हम क्या करते थे, बस दो तरह के किसान थे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको टैक्स देना पड़ता था, उसको तो जमींदार लोग देते थे, और प्लस जो जो फार्मर्स थे, फार्मर और वर्कर अलग अलग होते हैं, फार्मर की जमीन खुद की होती है और वर्कर जमीन पर काम करते हैं, तो फार्मर भी अपना टैक्स पे करते हैं, किसको पे करते हैं, ब्रिटिश कंपनी को, यानी कि ब्रिटिश रूल को ये लोग टैक्स दिया करते थे, और जिसको रेवेन्यू बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, सड़क पे, मार्केट पे और रोड पे चलने पर जो हम टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं कर, टैक्स, और एक होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब भी एक प्रकार का टैक्स ही होता है, रेवेन्यू भी। लेकिन भाई टैक्स तो आप मार्केट से संबंधित दोगे, और रेवेन्यू खेती से संबंधित दिया जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर में अगर टैक्स देते हैं तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मींस होता है राजस्व, ठीक है। तो ध्यान रखना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि उस टाइम पर जमींदार लोग भी राजस्व देते थे, जमींदार लोग भी रेवेन्यू देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो फार्मर्स थे, फार्मर्स भी रेवेन्यू देते थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। जो आपका डायरकी है ना, यानी कि द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन, उसको ध्यान से पढ़ना। आप गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना कि डायरकी सिस्टम क्या था, यानी कि डोरकी सिस्टम क्या था, सॉरी डायरकी सिस्टम क्या था, द्वैध शासन। भारत में 3 बार द्वैध शासन लगाया गया, सबसे पहले बंगाल में लगाया गया, उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रोविंस यानी कि प्रांतों में लगाया गया, और उसके बाद में तीसरा सेंटर यानी कि पूरे का पूरे इंडिया में लगा दिया गया। और जब भी द्वैध शासन लगता था तो भारत के नागरिकों को, यानी कि भारत के जो फार्मर्स थे उनको डबल टैक्स देना पड़ता था, ड्यूल टैक्स, यानी कि दोहरा राजस्व देना पड़ता था। ध्यान रखना, अंग्रेज का एक से काम नहीं चला था, उनको डबल डबल टैक्स चाहिए थे, इसीलिए तो कहा जाए ना कि अंग्रेज जो है यहाँ से लूट कर लेके हमें सब कुछ। अब उसके बाद देखो, उसके बाद है 7वां नंबर, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि अंग्रेजों ने हमसे क्या करवाई, जो एग्रीकल्चर थी उस पे, यानी कि प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने हमें प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, और हम पे जबरदस्ती वो फसलें उगवाएगी, उन चीजों की एग्रीकल्चर करवाएगी जिनको हम नहीं जानते थे, जिनसे हम परिचित भी नहीं थे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स इंडिगो, यानी कि जो किसान थे, किसानों को जबरदस्ती इंडिगो की फार्मिंग करने के लिए बोला गया। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती, तो यानी कि जितने भी फार्मर्स थे, फार्मर्स सभी किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बोला गया, और जब जो फार्मर्स थे वो मना करने लगे, फार्मर्स ने मना कर दिया, लेकिन मना करने के बाद उन्हें पता था ना कि एक तो इंडिगो यानी कि नील की खेती करो, इंडिया में नील की मार्केट ही नहीं है, और जब मार्केट नहीं है तो पैसा नहीं आने का, इसका मतलब जबरदस्ती है। तो फिर दूसरा कारण था, अंग्रेजों ने फार्मर्स को क्या किया, आश्वासन दिया कि आप लोग नील की खेती करो, हम आपको एडवांस में पेमेंट देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको एडवांस में पेमेंट देंगे। तो यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट, यानी कि सभी किसानों को एडवांस में पेमेंट दिया गया, ठीक है। किसके लिए, इंडिगो फार्मिंग के लिए। और इंडिगो फार्मिंग क्यों कराते थे, इसमें से रीजन है इस चीज का, इंडिगो फार्मिंग ही क्यों कराते थे, इंडिगो फार्मिंग यानी कि नील की खेती इसीलिए करवाते थे अंग्रेज, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन आई थी। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इंग्लैंड में, तो वहां पर अलग अलग कंपनी खुल गई थी, और जितनी भी फैक्ट्रियां हुई थी, कंपनी हुई थी, वो सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, यानी कि कपड़ों की फैक्ट्री ज्यादातर थी। तो कपड़ों की फैक्ट्री में जो रंग वगैरह थे, कलर्स वगैरह बनाने के लिए भी इंडिगो का यूज किया गया। और दूसरा, उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर पेंट बनाने की कला का विकास हुआ था, ठीक है। जो पेंट होता है, जो यानी कि जो दीवारों पर किया जाता है ना पेंट, एशियन पेंट, बिरला सीमेंट, ठीक है, बिरला व्हाइट, ये ऐसी चीजें पेंट होता है, पेंटिंग, इनमें भी पेंट बनाने में भी सहायक होता है इंडिगो, ठीक। तो इंडिगो
इंडिगो की फार्मिंग इसीलिए करवाई थी क्योंकि इंडिगो की डिमांड उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा थी, और हमें तो पता ही नहीं था क्योंकि हम तो अपने देश से बाहर जाते ही थे कभी भी। और जो ब्रिटिशर थे वो क्या काम करते थे, वो ट्रेडिंग का काम करते थे, पहले से ही व्यापार करते थे पहले से, तो उनको पता था ना कि मार्केट में किस चीजों की जरूरत है। तो उस टाइम पे इंडिगो का जबरदस्त क्रेज था मार्केट के अंदर यूरोप की, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इंडियन फार्मर को जबरदस्ती यानी कि प्रेशराइज किया, कहीं के लिए, कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, इंडिगो के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भारत वाले तो कभी कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर करते ही नहीं थे। इंडिया को कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का मीनिंग ही किसने सिखाया था, ब्रिटिशरों ने। यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर जो आज हम करते हैं ना, 60 बीघे में गेहूं बो दिया, 100 बीघे से अधिक में चावल बो दिए, ठीक है, और 20 बीघे में टमाटर लगा दिए, यानी कि 100 बीघे में फिर टमाटर लगा दिए, 80 बीघे में मिर्च लगा दी, तो ये सब कमर्शलाइजेशन के हिसाब से होता है, यानी कि वाणिज्य कृषि, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें। उसके बाद आता है आपका आपका एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, नंबर फर्स्ट लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा, यानी कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत डाउन थी, प्रोडक्शन भी बहुत लो था, प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो थी। उसके बाद हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी फिक्स नहीं था, मार्केट वगैरह के रेट वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं था यहाँ पे, ना फर्टिलाइजर केमिकल्स ना पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं था। उसके बाद डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग, लोग बाग केवल और केवल सब्सटेंस फार्मिंग ही करते थे, केवल और केवल जीने के लिए कृषि करते थे, ठीक है। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोइल और टिलर्स ऑफ द सोइल, यानी कि जो जमींदार और वर्कर्स के बीच में रिलेशन था उसको नाम दिया गया गल्फ, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि उस टाइम पर जमींदार लोग भी टैक्स पे करते थे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो फार्मर्स थे वो भी टैक्स किसको पे करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। उसके बाद 7th नंबर फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जबरदस्ती वाणिज्य कृषि करवाना, और वाणिज्य कृषि का मतलब जिसमें एडवांस पेमेंट दे देती है कंपनी, ठीक है, वो होता है वाणिज्य कृषि, आज के टाइम पे भी है। उसके बाद अगर देखें अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो सेकंड सेक्टर है भाई। इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर तो है, नंबर फर्स्ट प्राइमरी, नंबर सेकंड सेकेंडरी, नंबर थर्ड टर्शियरी। तो यानी कि प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर और मिनरल्स हो गए। अंग्रेज क्या करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और हमारा जो मिनरल सेक्टर है भाई, ये प्राइमरी के अंदर तो होते हैं एग्रीकल्चर और मिनरल, तो एग्रीकल्चर को लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और जो मिनरल है हमारे उनको भी, यानी कि रॉ मटेरियल्स जो हमारे थे उनको भी लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और जब दोनों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे दोनों का, तब हमारी इकोनॉमी को किस तरह एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, आप भी जानते होंगे। उसके बाद में है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब सेकेंडरी सेक्टर, इसके अंदर सारी फैक्ट्रियां वगैरह होती है। तो जितने भी इंडिया के अंदर उस टाइम पे फैक्ट्री थी, जितने भी इंडस्ट्री थी उस टाइम पे, उनकी क्या हालत थी अभी देखो। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों के अंदर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी गई, और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को हिंदी में बोला जाता है भेदभावपूर्ण नीति। भेदभावपूर्ण नीति का मतलब अब देखो, यहाँ पे लिखा है टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, यानी कि अगर इंडिया से किसी देश को, अगर इंडिया से किसी भी देश को हम कोई भी चीज बेच रहे, जैसे सपोज करो हमने इंडिया से और चाइना हमें अपना प्रोडक्ट भेजना, तब हम चाइना पे क्या करेंगे भाई, जब हम भारत से चाइना भेज रहे तो एक बहुत बड़ा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जब चाइना इंडिया में लेकर होगा तो भी टैक्स पे करेगा, ये तो था अलग बात। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटेन को कोई भी चीज बेच रहे तो ब्रिटेन के साथ में टैक्स फ्री, अगर ब्रिटेन हमारे यहाँ पे बेच रहा तो भी टैक्स फ्री, यानी कि सभी देशों से टैक्स लिया जाता था और सभी देशों को टैक्स दिया जाता था, लेकिन ब्रिटेन से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, और ब्रिटेन से ना तो लिया था और ना दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट, यानी कि जब हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे तो टैरिफ फ्री, यानी कि बिल्कुल टैक्स फ्री था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ा था। और जब हम ब्रिटेन से कोई चीज मंगाते थे, यानी कि ब्रिटेन से कोई भी चीज खरीदते थे तो टैक्स फ्री था, समझ रहे। और अगर हम ब्रिटेन की जगह किसी और कंट्री से परचेज करें या किसी और कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो एक हाई अमाउंट हमको चार्ज करना पड़ता था, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्स हमको देना पड़ता था। इसलिए टैक्स से बचने के लिए फिर मजबूर हो गए हम लोग, भाई टैक्स ज्यादा से ज्यादा टैक्स देंगे तो फिर इनकम घट जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहे थे तो इनकम लगातार घट रही थी, तो लोगों ने धीरे धीरे अन्य जो कंट्री थी, यानी कि अदर कंट्री जो थी, अन्य देश जो थे, उनके साथ में व्यापार करना बंद कर दिया, और भारत पूर्ण रूप से निर्भर होगा किस पे, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन पर निर्भर होगा, क्योंकि ब्रिटेन से हम लोग जो दे रहे थे वो टैक्स फ्री था बिल्कुल, और कंट्री के साथ में टैक्स देना पड़ता। दूसरा नंबर है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। उसके बाद में पढ़ लेना इसको पढ़ लेना, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। उसके बाद में कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट के क्या थे देखो,
कंपटीशन यानी कि कंपटीशन का मतलब कंपटीशन कराना, और किसमें, मशीन मेड प्रोडक्ट में, यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो मशीनें थी, मशीनें भाई रॉ मटेरियल देते रहो मशीनों को, और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट थे वो बना के तैयार करते थी। तो यानी कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती थी मशीनें। अगर बात करें किसी भी देश को या किसी भी मार्केट को रिक्वायरमेंट होती थी, तो उन मार्केट की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा, जिसके पास बड़ी बड़ी मशीनें हो, क्योंकि मशीनों से काम आसान होगा और जल्दी हो जाएगा। तो यानी कि ये कंपटीशन होगा भारत में हाथों से बनी हुई चीजों में, और इंग्लैंड की जो मशीनों की बनी हुई चीजें थी उनके अंदर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक तो हथकरघा उद्योग थे, यानी कि हाथों की इंडस्ट्री थी, कपड़े हम हाथों से बनाते थे। अगर हम बात करें दूसरी साइड में यूरोप की, तो यूरोप से मशीनें लगी हुई थी, मशीन से धड़ाधड़ 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 अपना टाइम से पहले सारा प्रोडक्ट निकल के तैयार हो जाता। तो यानी कि एक बहुत कम टाइम में हमारी डिमांड्स को पूरी कर देती वो लोग, ठीक है। और रेट कितना, भाई इंडिया में जब लोग हाथ से काम करेंगे तो रेट ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम भी ज्यादा लगेगा, महंगाई ज्यादा लगेगी, कॉस्ट ज्यादा होगी। और अगर इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड में मशीनें एक तो जल्दी काम करेगी और कम टाइम में काम करेगी, और अगर देखा जाए तो उनमें कॉस्ट भी कम आएगी, समझ रहे। तो इसीलिए ब्रिटेन की मार्केट क्या, ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जो बनने वाले क्लोथ से जो बनने वाले प्रोडक्ट थे वो हमारी जो इंडिया की मार्केट थी उसमें छा गए, और जिससे हमने धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे हमने, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमने खरीदे तो क्या हुआ, जो भारत की इंडस्ट्री थी उन पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। एक तो वे टाइम पे अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पाई, जब टाइम पे अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पाई तो बेचारी को हाथ धोना पड़ा, और धीरे धीरे उनका काम चौपट होने लगा। तो यानी कि जितने भी इंडिया की इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी डाउन होती चलेगी, और जब हमारी डिमांड्स की पूर्ति जल्दी से जल्दी वो लोग करने लगे, कौन, ब्रिटिशर, तो उनकी इंडस्ट्री ओवर होने लगी, समझ रहे, ध्यान रखना। उसके बाद में न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का मतलब है अब हम लोग भी नई नई तकनीकों की मांग करने लगे थे, यानी कि नई नई तकनीकें, ये नई नई तकनीकें का मतलब हमारे इंडिया में तो सारी चीजें क्या थी, मैनमेड थी, हाथों से बनी हुई थी। इंग्लैंड के अंदर क्या था, इंग्लैंड के अंदर मशीनों की बनी हुई थी। तो भैया यहाँ पे ये दिखा कि न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, अब इंडिया के लोग भी नई नई चीजों की मांग करने लगे थे। नई नई चीजों का मतलब जैसा वहां देखा उन्होंने ऐसा देख के अपने इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे थे, स्थापित स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि अपने इंडिया में भी ऐसी चीजें स्टेबलाइज करो जो जल्दी से जल्दी काम करे, ठीक है। ये यानी कि माहौल के साथ बदलना, वो बोल जाता है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, यानी कि अब उस टाइम पे जो टाइम था उस टाइम का टाइम अब ये मानने को तैयार हो गया था कि हमें भी जो है इंग्लैंड की तरह मशीनों पे काम करना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी मार्केट में प्रोडक्ट इशू करा सकें, समझ रहे। उसके बाद में है नंबर 5, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, भारत में रेलवे का परिचय। अगर रेलवे की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे को इंडिया में पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं लाया गया। इंडिया में देखो क्या था, अंग्रेज यहाँ पर रहते थे, तो जब अंग्रेज यहाँ पर रहते थे और लगातार क्या करते थे, हमारी इंडियन इकोनॉमी को लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे थे। क्यों, एग्रीकल्चर कहाँ भेज दिया, सारा का सारा एग्रीकल्चर, जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डाउन था, जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी होती थी वो इंग्लैंड चली जाती थी। उसके बाद में अगर बात करें हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स थे, यानी कि जो रॉ मिनरल्स थे, कच्चे खनिज जो थे हमारे, या सोना लोहा, सॉरी सोना लोहा पीतल तांबा, ये सारी चीजें, जिंक वगैरह, अभ्रक वगैरह, चांदी वगैरह जमीन के अंदर थी, ठीक है, कोयला वगैरह। तो इनसे क्या हुआ कि अंग्रेजों को इनका पता लगता रहा और अंग्रेजों ने इनकी माइनिंग शुरू कर दी, इनकी खदानें शुरू कर दी, जमीन के अंदर से निकालना शुरू कर दिया, यूरेनियम, ठीक है, हीरा, डायमंड वगैरह, गोल्ड वगैरह, सिल्वर, जिंक, इन सब को निकालना शुरू कर दिया। और इनको निकाल के जल्दी से जल्दी पोर्ट तक भेजना था। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पर पानी के जहाज खड़े होते थे उनके, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या काम किया, उसलिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को वे पोर्ट तक पहुंचा सके, इसीलिए उन्होंने रेल का ऑप्शन सही माना और रेलवे को स्टेबलाइज कर दिया। और रेलवे का काम यही था कि वो जो रॉ मटेरियल्स थे उन रॉ मटेरियल्स को उनकी, यानी कि वहां से जहां से वो निकाले जाते हैं माइन एरिया से निकाल के और पोर्ट तक भेजना। रेलवे क्यों चलाई गई थी, इंडिया में रेल को चलाने का एक ही पर्पस था कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल पोर्ट तक भेजना, और पोर्ट से फिर कहां ला देंगे उसको, पोर्ट से फिर उसको पानी के जहाज में शटलमेंट करेंगे और उसके बाद में उसको इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। हालांकि होता था कि अगर एक ट्रेन में 12 डिब्बे थे तो 12 डिब्बे में 10 डिब्बे हो तो क्या होता था, 10 डिब्बे, मालगाड़ी चलती थी पहले उस टाइम पे, ट्रेनें नहीं थी, मालगाड़ियां चलती थी। तो मालगाड़ियों में 12 डिब्बे थे और 12 में से 10 डिब्बों के अंदर तो जो रॉ मटेरियल भरा रहता था और लास्ट के जो 2 डिब्बे हो करते थे, यानी कि 2 कंपार्टमेंट जो होते थे वो सवारियों के लिए फिक्स थे, यानी कि उनमें रिजर्वेशन वगैरह सीटें भी थी और जर्नल की भी सीटें थी। वो उस हमारे वाले लोग क्या सोचते थे, हमारे वाले लोग सोचते थे कि बस बैठने को मिलेगी, इससे ज्यादा क्या है। लेकिन वो उनका मानना ये नहीं था कि आपको सवारी तो आप कर ही रहे, लेकिन देखो कितना काम कर रही है, आपको खुश भी कर रहे हो और लगातार एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है आपका
ब्लीक नोटेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब है ग्रोथ, और ग्रोथ कैसी? ना के बराबर, यानी कि बिल्कुल ही ग्रोथ ना हो, यानी कि जीरो लेवल पर ग्रोथ हो, ठीक है। और नोटेशनल का मतलब होता है ऐसी ग्रोथ जो ना के बराबर हो, यानी कि ब्लीक नोटेशनल ग्रोथ का मींस होता है ऐसी ग्रोथ जो ना के बराबर हो, हुई ना हो, बहुत ही कम ग्रोथ हुई हो, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट है इंपोर्टेंट। नंबर फर्स्ट है सम इंडस्ट्रीज वर स्टेबलाइज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। उस टाइम क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र के द्वारा कुछ इंडस्ट्रियां इंडिया में स्टेबलाइज कराई गई, जिनमें से एक थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था टिस्को, ठीक है। ये बिहार के अंदर स्टेबलाइज कराई गई थी और भारत की पहली लोहे की फैक्ट्री भी यही थी। इसका नाम था टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो जमशेद जी टाटा के द्वारा स्टेबलाइज की गई थी और बिहार में स्टेबलाइज की गई थी, ठीक है। अब अगर बात करें नव एट प्रेजेंट टाइम, तो ये झारखंड के अंदर आती है। उसके बाद ठीक है, कुछ इंडिया में शुगर इंडस्ट्री स्टेबलाइज की गई, सीमेंट इंडस्ट्री स्टेबलाइज की गई, पेपर इंडस्ट्री स्टेबलाइज की गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड, स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन was very limited and only to the area which would enlarge the size of Britain product market, ठीक है। उसके बाद लिखा है नो कैपिटल इंडस्ट्रीज वर्थ द नेम, क्योंकि एक और बड़ा कारण था, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया के अंदर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो मशीनें वगैरह होती है, यानी कि भारत में उस टाइम पे मशीनें बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं थी। केवल और केवल क्या थी? लोहे को बनाने वाली फैक्ट्री थी, ठीक है, कागज बनाने वाली फैक्ट्री थी, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री थी और शुगर बनाने वाली फैक्ट्री थी। लेकिन इंडिया में कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी, यानी कि मशीनें वगैरह, मशीनें टूल्स वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं थी। और इसका एक बहुत ही बुरा परिणाम हुआ, जिससे यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई इकोनॉमी थी उस टाइम पे। तो ये दोस्तों पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में आपको कुछ और एडिशनल में पढ़ाऊंगा और उसके बाद में लगभग मेरा टारगेट रहेगा 2 वीडियो में, यानी कि 2 क्लास में कंप्लीट कराने का। तो ध्यान देना, एक बार पढ़ लेना। मैंने बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह पिछड़ा हुआ था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड क्यों था? इसलिए था कि एक तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अप्लाई करी थी उन्होंने, यानी कि भेदभाव नहीं थी। भाई अगर ब्रिटेन से खरीद रहे तो टैक्स फ्री, ब्रिटेन को बेच रहे तो टैक्स फ्री। अगर हम ब्रिटेन की जगह किसी और को उठा ले तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, उसके बाद है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। भाई कंपटीशन होगा हाथों की बनी हुई चीजों में और मशीनों की बनी हुई चीजों में। उसके बाद न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, अब इंडिया की मार्केट न्यू पैटर्न की डिमांड करने लगी थी धीरे धीरे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, भारत में रेलवे का परिचय। रेलवे क्यों चलाई गई मैंने बता दिया, रॉ मटेरियल्स, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को माइनिंग एरिया से पोर्ट तक भेजना और पोर्ट से फिर कहां, पोर्ट से फिर वाटर शिप में जो होते हैं शिप पानी के जहाज उनके अंदर सेट करके उसको इंग्लैंड भेजना। ब्लिक नोटेशनल ग्रोथ का मतलब होता है ऐसी ग्रोथ जो ना के बराबर हो, यानी कि ऐसी ग्रोथ जो ना के बराबर हो उसको बोलते हैं ब्लिक नोटेशनल ग्रोथ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ कराने के लिए कुछ इंडस्ट्री स्थापित की गई, जिनमें से एक तो थी टिस्को इंडस्ट्री, उसके बाद में शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री स्टेबलाइज की गई। और मैंने लिखा है नो कैपिटल इंडस्ट्रीज वर वर्थ द नेम, उस टाइम पे कोई भी इंडिया में कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक ही मिलते हैं, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।